अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन की एक और सेशन में खुशामदीद। हमारा आज का जो सेशन है वो बहुत स्पेशल है। इसमें हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे, स्टैमरर्स की मेंटल हेल्थ पे। स्टैमरर्स को स्टैमरिंग के साथ-साथ जैसे-जैसे उनका एक्सपोज़र बढ़ता है और अपनी लाइफ में वो ग्रो करते हैं, तो उनका जो अपना एक्सपोज़र है और जो उनकी एनवायरनमेंट है, उससे उनको क्या-क्या जो हैं मेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और क्या-क्या मेंटल इश्यूज़ आते हैं। तो इस सेशन के लिए जो हमारी आज की मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं। वो ना सिर्फ़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बल्कि पाकिस्तान के उन चंद अफ़राद में से हैं जो स्टैमरिंग के ऊपर पाकिस्तान में पीएचडी कर रही हैं। इनका स्टैमरिंग तो इनका मेंटल हेल्थ एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ की जो फ़ील्ड में इनका माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है और उसके साथ-साथ जो है स्टैमरिंग और जो स्पीच इम्प्लीमेंट्स हैं उनके ऊपर भी इनकी बहुत मज़बूत गिरफ्त है। आइए हम अपनी मेहमान को खुशामदीद कहते हैं मिस हुमैरा नाज़। जी मिस अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, मैं आप सुनाएँ, आप कैसे हैं? जी मिस आप फर्स्ट क्लास में हैं। ठीक-ठाक। जी मिस जिस तरह हमारा आज का जो मौज़ू है वो जो लुकनत के शिकार अफ़राद हैं, जिनको बोलने में इश्यू आता है। जैसे मैं भी एक स्टैमरर हूँ और आप देख रही हैं कि अभी भी मतलब मैं कुछ स्टैमर कर रहा हूँ, बार-बार की जो है साउंड्स वो आ रही हैं। तो इनके जो मेंटल हेल्थ के जो हैं इश्यूज़ हैं एज़ अ स्टैमरर माय सेल्फ मैं भी फ़ील करता हूँ कि बाज़ टाइम मैंने अल्लाह का शुक्र है पिछले 8-9 महीनों में इसके ऊपर काफ़ी काम किया और खुद को काफ़ी बेहतर किया है। जैसे अभी आपने महसूस किया कि शुरू में स्टैमरिंग ज़रा थी, वो ज़रा थी। हर स्टैमरर की स्टैमरिंग होती है फ़र्क, लेकिन कुछ मैंने बोला 1-2 मिनट तो मेरी जो है स्पीच वो रवां हो गई है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ स्टैमरिंग से आते हैं, जिस तरह मैंने भी फ़ील किया और उसको मैंने ओवरकम भी किसी हद तक किया कि जो बोलने में जो इश्यू है, उसमें जो मेन मसला है, वो जो हमारी सेल्फ एस्टीम है और जो कॉन्फिडेंस है, वो जो लेट डाउन और शटर होता है, उसपे उसको जो है वो कैसे स्टैमरर्स को जो है वो इफ़ेक्ट करता है उनकी लाइफ में और स्पेशली उनकी स्पीच में उनको जब जो है वो ब्लॉक्स आते हैं। जी। जी, शुक्रिया अहमद। एक तो आपने बड़ा आज अहम मौज़ू के ऊपर जो है आपने अपना लाइव सेशन रखा हुआ है और क्योंकि वैसे भी अगर आप मेंटल हेल्थ को देखें तो इट्स अ पार्ट ऑफ हेल्थ। मतलब हम सेहत की बात करते हैं तो जिस्मानी और ज़हनी से दोनों उतनी इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए। और कई दफ़ा क्योंकि इंसान जब जज़्बाती तौर पर मज़बूत होता है, कहते हैं ज़हनी तौर पर मज़बूत होना। अब इसके क्या मायने हो Yes. सकते हैं और इसका क्या ताल्लुक है कि सेल्फ एस्टीम कैसे इफ़ेक्ट होती है, तो उस में मैं आती हूँ। देखिए हम अगर ये जो हकलाहट का प्रॉब्लम मसला है, उसको हम उसी तरह से लें जैसे कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। आप हर अफ़राद का ज़िंदगी की तरफ जो रद्द-ए-अमल होता है, नज़रिया होता है, वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। और जो सेल्फ एस्टीम की अगर हम बात करते हैं, इज़्ज़त-ए-नफ़्स, खुद की तरफ वो किस नज़रिए से देखता है, कितनी वक़्त अपनी ज़ात को देता है और अहमियत देता है। ये अगर इसको सादा लफ्ज़ों में हम जो है सेल्फ एस्टीम को डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, अब ये कहाँ से एस्टेब्लिश होती है? ये छोटी एज से ही एस्टेब्लिश होना शुरू होती है। बच्चे जब ज़रा शऊर रखना शुरू होते हैं, तो सबसे पहले वो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना शुरू होते हैं। अपने बारे में अपना इमेज बनाना शुरू होते हैं और चाहे उनकी जी। फ़िज़िकल अपीयरेंस से लेकर आप देख लें, वो अपनी एबिलिटी के बारे में,
और वो जो रिस्पॉन्स सोसाइटी से रिसीव कर रहे होते हैं, अगर आप हकीकत में कहे जाएँ तो वो एक हद तक मायने रखता है। उसका घर का माहौल, उससे उसका एतमाद बढ़ता चला जाता है। और यकीनन एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब हम कुछ अचीव करते हैं, तो हम क्या है रिवॉर्ड लाइक फीलिंग्स लेते हैं। इसी तरह से हमारा नज़रिया अपनी ज़ात के बारे में भी उसकी बुनियाद पे बनता चला जाता है। होना ये चाहिए कि सेल्फ एस्टीम का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम आते हैं वो इफ़ेक्ट कैसे होता है। सेल्फ एस्टीम का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपको ये पता हो और एक्सेप्ट करते हो कि मेरी ज़ात में कुछ बहुत पहलू ऐसे हैं जो मजबूत पहलू हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं। वो ऐसी शॉर्ट कमिंग्स कुछ हैं, उनमें से भी जिन पे मैं हावी हो सकता हूँ, मैं उन्हें ओवरकम कर सकता हूँ। कुछ ऐसी हैं जो लिमिटेशंस हैं, जिनका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा फर्द होगा जो कंप्लीटली परफेक्ट बना हुआ है। जो लोग सेल्फ एस्टीम के साथ होते हैं, अपनी लाइफ में फेलियर्स को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सेल्फ एस्टीम है। वो अपने कॉन्फिडेंस को शैटर नहीं करते, अपने आप को सेल्फ डाउनिंग में, मतलब अपने आप को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, या अपने आप को आपके साथ लो कॉन्फिडेंट देखना, बेवकूफ़ देखना, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो ऐसे नहीं देखते, वो अपने आप को ग्लोबली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तब ये देखते हैं कि ये वाले रास्ते पे अगर मैं नहीं चल सकता, तो मैं इस रास्ते पे चल सकता हूँ। इसी तरह जैसे आप देखेंगे, हमने कॉमनली देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो मैट्रिक एफएससी में नाकाम होते हैं, तो उनमें से कई ऐसे हैं, वो डिप्रेशन और साइड के ऊपर चल पड़ते हैं, फेलियर्स को, रिजेक्शन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि अब जो अफराद जिनको हकलाहट होती है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही अ, होश वाली उम्र में वो दाखिल होते हैं, तो उन्हें अपने इर्द-गिर्द क्या देखा होता है, लोगों के रवैये देखे होते हैं। ये तो हकलाता है, ये तो नर्वस होता है, इसमें तो एतमाद ही नहीं है, और मुख्तलिफ तरह के उसने रवैये वो लोगों के देख रहा होता है, कोई तरस खा रहा होता है, कोई जो है वो इम्पेशंस शो कर रहा होता है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होता है। उससे क्या होता है कि उसने अपने माइंड के अंदर, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ हमारे दिमाग में है, उसने अपना इमेज वो बनाया होता है जैसे उसने सोसाइटी ने की तरह की नज़र से वो अपने आप को देख रहा होता है, क्योंकि लोग उसको ऐसे देखते हैं, इसलिए मैं बेवकूफ़ हूँ। और मैं बिल्कुल फिर सेकेंडली रीज़न आ गया कंपैरिज़न, और ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। ये हर किसी भी फर्म में आप देख लें कि हम सोशल कंपैरिज़न बहुत करते हैं। हमने अपने माइंड के अंदर एक अपना रैंक बनाया होता है, सोशल पोज़ीशन बनाई होती है, अगर वो मैच नहीं कर रही होती तो हम डिस्टर्ब होते हैं। और हमेशा ये होता है कि हम अपने से नेक्स्ट को देख रहे होते हैं, और हम कहते हैं मैं इस जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं इसकी तरह कम्युनिकेट क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं इसकी तरह दिखता क्यों नहीं हूँ। जब ये सोशल कंपैरिज़न आता है, तो वहाँ से शैटर्ड होता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो माइंड के अंदर जो आइडियल सेल्फ बनी होती है, जिसे हम कहते हैं ना, आइडियल तो नहीं होता है, वाकई हकीकत है आइडियल नहीं होता है, जिसको हम पर्सन को बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ कर रहे होते हैं, हो सकता है उसके अंदर भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हों, लेकिन ऐसे ही। वो अपनी शॉर्टकमिंग्स को अपने ऊपर ओवरकम नहीं होने देता। तो ये है कि आपने हिरार्की में किसको, अपनी ज़ात को रखना है, और जो कुछ भी है वो आपके माइंड की कंस्ट्रक्शन है। आप अपने माइंड के अंदर सोचों की जो भी बिल्डिंग बना लें, आप जो भी तस्वीर बना लेंगे, उस तस्वीर को सामने रखकर, तस्वुर को सामने रखकर आप वैसे ही परसीव करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से समझ लें, इन्हें जो है क्लाट का शिकार होते हैं अफराद, वो भी इसी प्रोसेस, उसी फिनोमेना से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, आपने बड़ी जो है वो डिटेल में बयान किया, और मैं जब खुद के ऊपर इसको जो है इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम कंपैरिजन में जाते हैं, वहाँ से हमारा जो सेल्फ एस्टीम है और जो कॉन्फिडेंस है, वो शैटर होना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर जब तक हम कंपैरिजन नहीं करते और खुद को सामने रख के अपनी जो हमारी कमियां हैं उनको साथ लेके चलते हैं और कहते हैं यार मैं हूँ, खुद को बिल्कुल मैंने सही। बेहतर करना, हमारा कॉन्फिडेंस जो है टाइम वो जो है वो बढ़ता जाता है। बिल्कुल मैडम। मैडम इसका जो नेक्स्ट आगे जब हमारा जो कह लें खुद एतमादी है, जब वो कम होती है, तो उसके नतीजे में खौफ आता है। खौफ आया है, फिर हम कॉन्फिडेंस और ज़्यादा कम फील करते हैं, और क्योंकि स्टैमरर्स हैं, उन अल्फाज का खौफ है कि पिछली दफ़ा या पिछले 6 महीने से या 4 साल से ये लफ्ज़ मेरे मुंह से नहीं निकलता, उन अल्फाज का है खौफ। और जब वो
सिचुएशंस में जाते हैं, नए लोगों से मिलना है या काफ़ी लोग एक काफ़ी जगह जमा हैं, तो उनमें और ज़्यादा खौफ आता है। तो वो स्टैमरिंग का इश्यू से निकल के वो मेंटल इश्यू की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो जो स्टैमरर्स हैं वो इन सिचुएशंस को कैसे जो है वो हैंडल करें और अपने खौफ पे जो है वो काबू पाएँ? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं खुद एतमादी से शुरू करूँगी। देखिए जैसे कितना अच्छा एक लफ्ज़ है खुद एतमादी, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आता कहाँ से है? ये अपने अंदर से ही आता है। अच्छा अब ये हम अब देखें कि सोशल सिचुएशन को जब वो फेस करते हैं, लोगों से मिलना-जुलना, बातचीत करना, अब हो क्या रहा है कि जब बात करने से पहले ही ज़हन के अंदर खौफ बैठ जाता है। मुझसे तो अस्सलाम वालेकुम ही नहीं कहा जाएगा, मैं तो अलिफ पे ही अटक जाऊँगा। मुझसे कोई मेरा नाम पूछेगा और मेरा नाम ही उसी हर्फ से शुरू होता है, जो मेरा जो है और जिस पे मेरी सबसे ज़्यादा हक़लाहट होती है। तो फिर मैं क्या करूँगा? अच्छा किसी के साथ मैं गुफ्तगू मैं आगे बढ़ूँगा तो ज़ाहिर है वो सिर्फ़ हाल-चाल तक तो नहीं होगी। वो फिर मुझसे आगे किसी न किसी मौज़ू पे बात करेगा, तो बात हो जाएगी लंबी। अब इसमें करते-करते क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है हम बेसाख्ता भी बोलते हैं। कहीं जी, पर जी, जी। मसलन क्लास में खड़ा कर दिया जो आपको पता है प्रेज़ेंटेशन देनी है तो आपने हाथ में नोट्स पकड़े होते हैं और आपको पता होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि 2 तरह से तो सिचुएशंस को हैंडल यूजुअली करते हैं और यहीं से प्रॉब्लम उनका बढ़ता है। सबसे पहला तो उनका ये होता है अवॉइडेंस, गुरेज़ करना। वो भी 2 तरह का होता है। पहला तो ये पहले लेवल पे बोलने से मुतल्लिक हर तरह से जो है वो उनकी अवॉइडेंस होती है। वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अल्फाज़ का मुतबादल। जिस लफ्ज़ के ऊपर मुझे हक़लाहट होगी वो लफ्ज़ ही बदल देना। और वो भी 2-3 तरह से हो सकता है। एक तो उस लफ्ज़ को बदल देना, फिर उसके बाद ये होता है कि लैंग्वेज बदल देना। उर्दू में बात करते-करते ये भी बड़ा कॉमन होता है, वो उसमें पंजाबी का लफ्ज़ या इंग्लिश इंग्लिश का लफ्ज़ बोल देना, इंग्लिश बोलते-बोलते एकदम से अपना एक्सप्रेशन चेंज कर देना। और फिर सब्स्टिट्यूशन में जो मुतबादल है, वो इस तरह से भी सूरत इख्तियार कर लेता है कि जुमले की तरतीब को बदल देना। क्योंकि उनके लिए ऐसे एक स्ट्रैटेजी होती है जो देखने में वो सिचुएशन बन जाती है, ऑकवर्ड सी बन जाती है। और इस सूरत-ए-हाल में ज़ाहिर है वो दूसरी तरफ से भी जो रिस्पॉन्स मिलेगा या दूसरा एकदम से कन्फ्यूज़न दिखता है या उसे फ़ौरन से ये इमेज आता है ये पर्सन नर्वस हो रहा है। अच्छा अब ये हो गया, एक मैंने आपको बताया कि वो लैंग्वेज का यूज़ जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद वो भी क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक वो मुनासिब नहीं होता है कि आप उर्दू में बात करते हैं क्योंकि हमने आप तक देखें हमारा एक ट्रेंड बन चुके हैं, हम बाइलिंगुअल बन गया। आपने कितनी दफ़ा बात करते हैं, मैं बाइलिंगुअल बात कर रही हूँ क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। वो जी, जी। नॉर्मल लगता है। लेकिन एकदम से बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज लगता है कि बीच में मुख्तलिफ एकदम से आपने लैंग्वेज चेंज कर दी है। फिर कई दफ़ा ये बात करने का अंदाज़ बदल लेता है। मैं आपको अपने ही किसी क्लाइंट की मिसाल देती हूँ। अ, जब हिस्ट्री लेते वक़्त मैं पूछ रही तो उसने जिस तरह से बयान किया कि मैं कैसे करता हूँ कि अगर मुझसे कोई मुझे पता है मुझसे अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा जाएगा, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि क्या हाल है आपका और कैसे हैं आप? उसमें सलाम गुज़र जाता है। या सलाम गुज़र जाता है या तब तक मेरे जो आर्टिकुलर स्पीच ऑर्गन होते हैं थोड़े से ज़रा रिलैक्स हो गए होते हैं, फिर मैं हाथ बढ़ा के बता अस्सलाम वालेकुम मैं कहती हूँ। ठीक है, तो वो तरतीब से बदल जाती है। ये वो मुख्तलिफ तरह के आप कहते हैं जो है हिकमत अमलियाँ या वो तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अपने लिए सिचुएशन जो होती है ना उसको आसान बनाने के लिए। और दूसरी अवॉइडेंस होती है बस ये सूरत-ए-हाल गुज़र जाए, बिल्कुल ही बातचीत नहीं करना। अब ये इसको हम कहेंगे सोशल अवॉइडेंस। अब वो भी एक तो इमीडिएट होते सूरत-हाल में ये कोशिश किया पीछे-पीछे रहे, बात ही ना करनी पड़े, ठीक है? और एक उन्होंने अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म बनाया था, टफ सी लुक देकर लोगों के साथ कि कम से कम उसको लगे ये पर्सन जो है ना ज़्यादा घुलता-मिलता नहीं है। एक तो वो स्ट्रैटेजिकली कर रहे होते हैं, कुछ उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनता चला जाता है क्योंकि वो नॉट विद एवरी पर्सन बट अवॉइडेंस जो है वो अवॉइडेंस पर्सनैलिटी में कि लोगों से वो जब भी मिलते हैं तो फ़ियर इतना ज़्यादा होता है कि वो मोस्टली गैदरिंग्स में कोशिश करते हैं कि उन्हें बातचीत ही ना करना पड़े। तो बातचीत करने से पहले क्या है घुलना-मिलना ही ना पड़े। कहीं जाएँगे तो पीछे बैठ जाएँगे, क्लास में सवाल आता है तो जवाब नहीं देना, कोशिश मैक्सिमम करनी है, आई कॉन्टैक्ट नहीं देना, क्यों आई कॉन्टैक्ट है तो टीचर नहीं कहना आप पूछें ज़रा सवाल का जवाब दे दें, ठीक है?
फिर एक और अवॉइडेंस की फॉर्म होती है कि डिपेंडेंट हो जाना। आप अक्सर देखेंगे, आप बल्कि ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ऐसे अफ़राद होते हैं अपने साथ किसी न किसी एक दोस्त को रखते हैं और इनके दोस्त भी ख़ास वो होंगे जो इनकी मदद कर सकते हैं, जो इनके बिहाफ़ के ऊपर बोल रहे होते हैं। कहीं जाते हैं वो कहेंगे तुम मेरी जगह पर बात कर दो। तो ये आप सारी फ़ॉर्म में देख लें, वो क्या करते हैं कि वो किसी भी स्पीकिंग सिचुएशन में जो बोलने वाली सूरत-ए-हाल है, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर उनको उसका सामना कम ही करना पड़े। जब बादल ना वास्ता नागुज़ीर हो जाए, तो वहाँ पर उन्हें बोलना पड़े। वहाँ पर या ऐसे ही। बहुत ही कम बोलना, हाँ, ना में जवाब देना, सर हिला देना, जेस्चर्स का इस्तेमाल करना, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आंसर्स देना, तो ये इस फॉर्म में कहलाता है और इससे होता क्या है, वही ना ख़त्म होने वाले वो कहते हैं ना जैसे गर्दाब होता है, उस दायरे में फँसते चले जाते हैं क्योंकि वो साइकिल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि कभी खौफ का सामना नहीं किया और अरसा हो गया कि जब भी एक होता है ना पहले से एंटिसिपेट करते रहना, मुझे तो ये सिचुएशन बहुत ही हकलाहट होनी है और आज मेरा बैड डे ही होता, तो इससे बेहतर है आज बहाना कर लूँ, आज प्रेज़ेंटेशन नहीं देता। तो इससे क्या होता है कि खौफ जो है ना उनके लिए वो बढ़ता वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, जिसको ये देखते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ है मैं तो सर ही नहीं कर सकता। ये हाँ। साइकिल जो है वो बेसिकली उन्हें हेल्प नहीं कर रहा होता और वो समझ रहे होते हैं कि हम अपनी मदद खुद करें क्योंकि इसके बगैर हमारा तो गुज़ारा ही नहीं, हमारा तो सर्वाइवल ही नहीं है। जर्ना ने बिल्कुल सही कहा है, तो मैं खुद भी मतलब अब मैंने कुछ स्पीच अपनी बेहतर की है, तो पहले ऐसे ही था कि अल्फ़ाज़ आगे-पीछे कि मैं वोवेल्स में मेरी स्टैमरिंग ज़्यादा थी, तो वो अल्फ़ाज़ को जो है जुमलों का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी चेंज था और अभी भी है कि साल-साल क्या जो एक स्ट्रक्चर सेट हुआ हुआ है उसको चेंज करने में बिल्कुल टाइम लगता है और आपने बिल्कुल सही कहा कि खौफ ही जो है अवॉइडेंस का पहाड़ जब बड़ा होता चला जाता है, तो ऐसा कोई आगे एक प्रेज़ेंटेशन है, कोई इंटरव्यू है, तो उसका खौफ पहले से ही स्टार्ट है, पहले से ही जो है वो सीनियर पकना शुरू हो जाते हैं। अच्छा अभी इंटरव्यू है, मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे बोलूँगा, ये लफ़्ज़ कैसे होगा? बिल्कुल, ऐसे ही आपने बहुत जो है वो अंदाज़ से जो है आपने गाइड किया जी। नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल है कि ये जो खौफ है और ये हेजिटेशन है, ये हमें रोकती है मतलब आगे बढ़ने से, खुद को बेहतर करने से भी। तो हम अपनी थॉट्स को किस तरह जो है वो पॉज़िटिव बनाएँ? ताकि हम इन चीज़ों पे क्या किसे कहते हैं अ, काबू पा के खुद को जो है हम आगे लेकर चलें। जी, बिल्कुल ठीक। अहमद इस तरह है कि हम खौफ को भी अगर देते हैं और हम कहते हैं हेजिटेशन और हिचकिचाहट जो होती है, ये भी सोच का ही एक हिस्सा होती है। हम डर हम की बात करते हैं तो ये किस्म का डर का एहसास है, लेकिन जो एहसास है वो भी कहाँ बनता है हमारे दिमाग में ही बनता है। हम उसको पहले सोच में लाते हैं, फिर हम महसूस करते हैं। अच्छा अब ये इसके पीछे एक रीज़न क्या हो सकता है ओवरथिंकिंग। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी पहलू के बारे में और ज़रा एक पर्सन जैसे जो हकलाहट होती है तो उसके लिए ज़िंदगी में आप समझ लें वो एक्चुअली उसको इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि एक हकलाहट ही है जिसने मुझे पीछे ज़िंदगी में रखा हुआ है। तो उसके बारे में हर वक़्त वो सोचता रहता है और क्योंकि इसकी वज़ह से ऐसा हो गया, मैं ये करना चाहता तो वो उसकी जो अब समझ लें कि उसने जो मायने दिए होते हैं ना, तो मैं इसलिए ये नहीं कर सका क्योंकि वो हकलाहट की वज़ह से था। आज तो मैं दोस्त नहीं बना सका इतने इसकी वज़ह से ऐसा था। मैंने अपने आप को बहुत सारी जगहों पे रोका हकलाहट की वज़ह से। उनकी नज़र में वो ऐसा ही होता है कि वो अपने आप को खुद से रोक रहे होते हैं। बेसिकली हकलाहट नहीं उन्हें रोक रही होती, खुद से रोक रहे होते हैं। एक तो पहले जो बहुत ज़रूरी है कि जो मुस्बत रवैया होता है वो कैसे लाया जा सकता है? क्या सिर्फ़ हम कहते रहें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो कोई बात बाज़ औक़ात होती है। मीन अब कोई बात क्या है कि आप ये देखें कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, मेरे सोचने के अंदाज़ में आ रहा है। अब ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इससे मेरे साथ रहना है। ये कम हो जाएगी, ये तकरीबन ख़त्म भी हो सकती है और ये काफ़ी हद तक जो है वो इतनी कम हो जाएगी कि मैं बड़े आराम से मैं ज़िंदगी को मैं गुज़ार सकता हूँ।
लेकिन इसे मैं पकड़ के बैठा रहूँगा तो क्या होगा, ये कुछ अरसे बाद पलट के वापस आती रहेगी और शिद्दत इख्तियार करती रहेगी। तो मैंने देखना क्या है? मैं मैं अपने आप को यहाँ देखूँ कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ जिसके बाद 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो रास्ता है, ये वो रास्ता है जो मेरी सोच मुझे लेकर जा रही है। एक वो रास्ता है जो मुझे किस तरफ लेकर जा रहा है। मुझे जो है बिख्तरी की तरफ लेकर जा रहा है। मैं इस तरफ देखता हूँ तो मुझे होप नज़र आती है। मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे अ, अपनी ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ती नज़र आती है। मुझे नज़र आता है या मैं खुद एतमादी के साथ सर उठाकर और वो कहते हैं ना अपने कंधे चौड़े करके और जो है वो मैं सीधा चल रहा हूँ और मैं बड़े एतमाद के साथ मैं चल रहा हूँ। मुझे नज़र आ रहा है मैं चढ़ जाऊँगा यहाँ पर तो मैं अचीव कर सकता। एक रास्ता ये है कि मैं लेकर बैठ गया हूँ क्योंकि ये मनफी रवैया है। मैंने हार मान ली है, मैंने हेल्पलेसनेस में मैं आ गया हूँ और मैंने कहा है कि बस मैंने अपने आप को कहते हैं ना कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं गड्ढे में और हम कहते हैं मैं तो यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकता। मेरे लिए निकलना यहाँ से मुश्किल हो जाए। तो ये 2 रास्ते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने किस सोच के रास्ते पे चलना है। एक तो ये चीज़ हो गई, जब पहला इसका मतलब है फैसला करना है कि मैंने चलना किस पे, मैंने डिसाइड क्या करना है। मैंने सारी ज़िंदगी वो कहते हैं ना सेल्फ पिटी कि मैंने खुद तरसी में मुब्तला रहना है या मैंने आगे आगे बढ़ना है। तो ये हो गया। फिर दूसरा पॉज़िटिव जो एटीट्यूड या हम कह सकते हैं मुस्बत रवैये में जो सबसे ज़्यादा मावन होगा, हेल्पफुल होगा, वो आपने ये देखना है नॉर्मलाइज़ करना। अब इससे क्या मुराद हो सकता है? जैसे हम एक मामूल के तौर पर लेना। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा कि जो अ, अफ़राद जिन्हें मसलन हकलाहट होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई किसी मसले में फँसा हुआ इंसान होता है, उसके सामने शख्स उसको ये कह दे कि तुम इसको ऐसे समझो ये मामूल का एक मसला है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तुम अकेले नहीं उस मसले के साथ, तो वो फ़ौरन से कहेगा ये एक बार मुझे ऐसी बात क्यों कह रहा है? लेकिन आप देखें कि यही जो एक स्टेटमेंट है, इसी में बहुत बड़ा हल नज़र आता है। इसलिए नज़र आता है मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ये मसला है। मैं खोल के देख स्टैटिस्टिक्स खोल के देख, फैक्ट्स खोल के देख, मैं नंबर देख कितने लोग हैं जो इस मसले के साथ हैं और मैं अकेला तो नहीं हूँ। उनमें से कितने के अफ़राद हैं जो इस वक़्त बहुत बेहतर पोज़ीशंस पे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उन्होंने अपना रास्ता रोका नहीं है। जब हम नॉर्मलाइज़ करते हैं ना, उससे क्या होता है, एक वो होता है ना कि बहुत कुछ हो गया क्योंकि वो आदत हो चुकी होती है हमेशा शदीद रद्द-ए-अमल की। अपनी तरफ क्योंकि वो अपनी तरफ भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल रहा है। तो ये भी सोच है ना कि अपने आप को जल्दी माफ़ नहीं करते या अपनी तरफ होता है सेल्फ एंगर हमेशा रहता है कि तुमने सोचा भी तो तुमने बात नहीं करनी, तो तुमने क्यों बात की? या मसलन या उस वक़्त तुम ये स्ट्रैटेजी क्यों नहीं थे यूज़ कर सके? तो किसी भी तरह से या तुम्हें पता था ये तुम नहीं कर सकोगे, तुमने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किए? तो मुख्तलिफ़ तरह से या तुम्हें पता था कि तुम्हें ये नहीं कर सकते तो तुमने क्यों किया? हाँ, अच्छा अब बात जो आगे बढ़ रही थी वो बेसिकली है कि नॉर्मलाइज़ करने से मुराद ये हो सकता है कि हम उसको एक एक मामूल के तौर पर देखें मैं अकेला नहीं और ये हकलाहट में अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके ऊपर काबू पा सकता हूँ। तो फिर ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें हर दफ़ा मैं इतना शदीद रद्द-ए-अमल कर लेता हूँ। अभी सामने वाले फ़र्द ने जो मैं प्रीवियस मेरा तजुर्बा ये था मेरे सामने वाले ने हँसना शुरू कर दिया था और इस दफ़ा तो वो बस मुझे हैरत से देख ही रहा था, तो फ़ौरन मेरे दिल की धड़कन तेज़ हुई, तो मैंने गिव अप कर दिया और मैंने बोलना ही छोड़ दिया। क्योंकि शदीद रद्द-ए-अमल आप कह सकते हैं कि बॉडी भी वैसे रिस्पॉन्स करती है जिसमें हम खौफ़ज़दा होते हैं, तो हमने सिचुएशन जो हमारी मिलती-जुलती सिचुएशंस होती हैं, जैसे आपने इंटरव्यू में अभी देने के लिए बिल्डिंग में ही एंटर होना था, हार्ट बीट पहले ही तेज़ हो गई हुई है, ठीक है? और आपने बड़ा सा रात प्रैक्टिस की हुई थी, जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं, टाँगें काँपना शुरू हो गई हैं, हाथ काँपना शुरू हो गया और आपने पहले लफ्ज़ बोले और आपको हकलाहट शुरू हुई, आपने कहा लो जी मेरा तो इंप्रेशन यहीं पर खराब हो गया। तो उसका मतलब पहले से हमने हिम्मत हार दी है। वो आपने उस सिचुएशन को अपने माइंड में इतना फिक्स कर लिया, उसके साथ इतनी एसोसिएशंस बना ली कि आपको पता है जब भी ऐसा होना है मेरे साथ ऐसा होना है। तो शदीद रद्द-ए-अमल होता है, वो आपकी बॉडी भी शो कर रही होगी और आप आपका सोच भी बिल्कुल वैसे होगी लो अब तो नहीं हो सकता, तो गिव अप करना। तो अपने ये देखते हैं कि हर जो सूरत-ए-हाल होती है दूसरी सूरत-ए-हाल से मुख्तलिफ होती है। वजह क्या है? आपका उसकी तरफ जो उस वक़्त क्या करना बनता है, वो मुख्तलिफ होना चाहिए। हर सूरत-ए-हाल के बाद आप ये देखें कि बेसिकली मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि थॉट्स को मैनेज करने का एक बहुत बेहतर तरीका होता है अमल, एक्शन। जब हम लैग कर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम
पहले सोचते रहते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि जब अमल करने का वक़्त आता है, तो एनर्जी ड्रेन हो गई होती है। ठीक है? तो जिस सूरत-ए-हाल में आपको किस तरह से अमल करना है, वो नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो सोचें ऐसी होंगी जैसे बैकग्राउंड में म्यूज़िक की तरह नहीं होती, आवाज़ें पीछे से आ रही होती हैं और हम काम करते जाते हैं और हमारी अब हम पे डिपेंड करता है, हमारी मर्ज़ी है कि हम उनको इम्पोर्टेंस दें या दें, हमें अहमियत दें ना दें। तो हम नोट करेंगे कि जब हम हर आवाज़ को गौर से सुनना शुरू हो जाएँ कि मेरे दिमाग में क्या बज रहा है, तो मैं उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? मैं लीड में आगे अपने अमल को ले जाता हूँ, इस वक़्त इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे सामने खड़े वाला जो है स्माइल दे रहा है या इम्प्रेशन दे रहा है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इस वक़्त बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है कि आपने अपनी सोचों का रुख मुख्तलिफ कर दिया और उसको सोच के से पहले अपने अमल को ले आएँ। क्योंकि होता भी क्या है कि आप कहते हैं ना मुझे पता है पहले ऐसा हो जाएगा, तो फिर क्योंकि आपने अपने अपने आप को पहले से डिसाइड कर लिया होता है कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा और फिर वो जब होना लग रहा होता है क्योंकि हर सिचुएशन तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो आपने देखा मैंने तो पहले ही ऐसे सोचा था और वहीं पर आप रुक जाते हैं। वो नहीं रुकना चाहिए और बेहतर हाल यही है क्योंकि जब आप सोचों को आप क्योंकि किस सिचुएशन में ऐसा तो नहीं है ना सामने वाला पर्सन इमीडिएटली आप एक फॉर्मल सिचुएशन में है आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं ऑन द स्पॉट अपनी थॉट्स को कैसे आप फौरन से रिप्लेस करेंगे मैं नहीं डरूंगा मैं नहीं डरूंगा मैं नहीं डरूंगा और डर लग रहा होता है ठीक है डर के एहसास के होते हुए आपने जो तहिया किया हुआ है ना जो कुछ भी हो जाए मैंने इसे बोलना ही बोलना तो ये बेसिकली अपने अमल को जारी रखा है होता क्या होगा वो बैकग्राउंड में थोड़ी देर के लिए पीछे पीछे एहसास सोचे धकेलती चली जाएंगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको देखेंगे आप क्योंकि आप और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे जी, मैडम बिल्कुल मैं अगर अपनी बात भी मैं अगर करूं तो जब तक मैं स्टैमरिंग को करता रहा ब्लेम कि स्टैमरिंग की वजह से मैं ये नहीं कर सका अचीव ये नहीं कर सका कि जब मैंने उसको प्रॉपरली एनालाइज किया कि स्टैमरिंग को निकाल के मेरी लाइफ क्या होती तो मैंने देखा कि वो कोई इतनी खास चेंज ना होती तो मैं बिला वजह स्टैमरिंग को जो है मैं वो ब्लेम करता रहा बिल्कुल आपने जो है वो सही कहा मैडम अब ये जो सिचुएशन है इंट्रोवर्ट बिहेवियर है और अवॉइडेंस है ये हमारी जो कंफर्ट जोन है वो बहुत स्मॉल गई है हो जाती है तो उसको कैसे हम करें स्ट्रेच क्या इसके लिए जो मुख्तलिफ स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम अवेल करें कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके कहीं मौका मिले स्पीच करने का वो करें ज़्यादा लोगों से जो बात करनी है वो करें जहाँ खौफ आता है वो काम हम फिर ज़्यादा कर दें बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं अच्छा आप ये देखेंगे रूट कॉज देखिए एक आपको जो हकलाहट को समझ आता है कि मुझे क्यों हकलाहट होती है वो एक आपको पता है पूरा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है ब्रीदिंग मैकेनिज्म उसमें इन्वॉल्व है ये सारे मैकेनिज्म का जो पूरा प्रोसेस है वो तो इन्वॉल्व है ही है लेकिन उसके साथ ये है कि एक तो पहली बात तो स्पीच थेरेपी आ गई इस पे मेरा है आगे जाके हम क्योंकि बात करेंगे बेसिकली हम क्योंकि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो स्पेसिफिकली पर मैं इसी बात पर आ जाती हूँ तो दूसरा इसके अंदर जो है साइकोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है वो उसको समझने की ज़रूरत है कि जो फ़ियर मेरा डर है और उसने मुझे किस रास्ते पे चला दिया अवॉइडेंस के ऊपर चला दिया वो उस पर हमने पीछे जो बात बात की है तो इसका वाहिद हल क्या है कि मैंने इस जड़ को मैंने ख़त्म कैसे करना है जब तक हम जड़ को नीचे से नहीं ना ख़त्म करेंगे तो आपका मसला हल नहीं होगा उसका ये है कि डर को कैसे ख़त्म किया जाता है जब उसका सामना किया जाए और स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी पे चलते चले जाएं अपनी एक लिस्ट बनाएं और ऑर्डर में उसको हायरार्की में रखें कि मेरे लिए कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो सब जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा हकलाहट का डर होता है या मुझे हकलाहट हो भी जाती है उस पूरी सिचुएशंस को आप ऑर्डर में नीचे से शुरू करें और उसकी दर्जाबंदी करते जाएं उसको देख लें ज़ीरो से लेकर 10 तक रेट कर लें एक वो सिचुएशन जैसे घर पे है अपने घर वालों के साथ बातचीत करने में तो मुझे 0% डर लगता है उससे ऊपर आ जाए 0 से 10 में तक रेट कर लें इसी तरह सिचुएशंस जितनी हैं उनकी लिस्ट बना लें फिर आपने ग्रेजुअली उन सब सिचुएशंस में अपने आप को आप आपने डालना है
उससे क्या होगा, जब तक कि आप डर का सामना नहीं करेंगे, तो जो मिसाल होती है ना कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना, तो कबूतर ने जब तक आंखें बंद की होती है तो समझ आता है मैं बच रहा हूँ। जब वो आंखें खोलेगा तो शिकारी तो सामने खड़ा है। तो आप अपने साथ वहीं पर ज्यादती कर रहे हैं कि जब आपने आपको देखें, आपने जब बाहर निकलना है, आपने कुछ भी अचीव करना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन पहले तो आप ये रुक जाएँ, इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा मेरा बात करना, मेरा इज़हार राय और इज़हार ख़याल कि जो मैं सोच रहा हूँ मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। और कितना इम्पोर्टेंट है, बाहर निकलना है, शॉप पे जाना है, बाहर निकलना है, कॉलेज जाना है, बाहर निकलना है, इंटरव्यू देने के लिए जाना है, बाहर निकलना है, रिश्तेदारों से मिलना है, दोस्तों से मिलना है। तो कब तक मैं इस खौफ से बाहर निकलूँ। और दूसरा आपने बात की थी इंट्रोवर्ट की बात की थी। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि मुख्तलिफ तरह की शख्सियत के लोग जो है वो खसूसियात के साथ होते हैं। अब जो इंट्रोवर्ट पर्सन है, अब वो क्या है कि वो ज़्यादा जो है कम घुलने मिलने वाला होता है। अब जी, यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है कि हकलाहट भी हो रही है, और उसके साथ चूंकि वो हकलाहट को उसने बहुत छोटी उम्र में ही काबू करने की कोशिश करता रहता है, तो उसकी वजह से उसने अपना एक पैटर्न बना लिया होता है। तो कहते हैं ना सोशल स्किल्स और सोशल जो उसका पैटर्न होता है, वो जैसे कहते हैं समाजी मेल जोल, वो करते करते उसकी वो पर्सनालिटी ऐसे बन गई होती है। और एक होता है कि वो बाय, आप ऐसे समझ लो बर्थ इंट्रोवर्ट पर्सन है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द बहुत जी, सारे लोगों को देखेंगे, कुछ लोग होते हैं बहुत सोशेबल होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हर सोशल सिचुएशन में जाने वाले होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो मैचिंग बहुत मैटर करती है। जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी सिचुएशंस को बहुत मुख्तलिफ तरीकों से ले रहे होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक तो इस वजह से भी उनको पसंद भी नहीं होता, और ऊपर से अगर हकलाहट हो रही हो तो वो उनकी जो कहते हैं ना अवॉइडेंस को बहुत ज़्यादा वो पक्का कर देती है, मजबूत कर देती है। ये लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, पर्सन की पर्सनैलिटी जो पहले से है, हम उसको तो नहीं बदल सकते हैं। हाँ, उसकी एक्सेप्टेंस वो ये देखिए कि मैं इस सोसाइटी के अंदर रह रहा हूँ, मैं इसका हिस्सा हूँ, उतना ही अहम हिस्सा हूँ, जैसे कोई भी फ़र्द हो सकता है। मैं एक सिटिज़न भी हूँ, मेरे कुछ फ़राइज़ में भी शामिल है। मैं रास्ते में गाड़ी, मुझे मेरी कोई रोक के रास्ता पूछता है, तो क्या मैं उसको रास्ता नहीं बताऊँगा? बिल्कुल। बताऊँगा। तो इसमें वो पर्सन अगर इंट्रोवर्ट भी है, तो उसका है कि जहाँ रीज़नेबल है बातचीत करना, मैंने तो बातचीत करनी है। तो इस पे ये काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए फिर बात आ जाती है कम्फ़र्ट ज़ोन। अब कम्फ़र्ट ज़ोन क्या जी, है कि मेरे लिए तो बड़ा आसान है, मैं चुप कर जाऊँ। मतलब अगर कोई मुझे रोकता भी है तो मैं रुकूँ ही ना, या सिग्नल पे गाड़ी खड़ी है तो तभी किसी हाथ रोक के कहा ये ज़रा रास्ता बता दें, तो आप कहते हैं मुझे नहीं आता, तो बड़ा आराम से मैं गुरेज़ कर सकता हूँ। लेकिन उससे क्या होगा? मुझे अंदर से पता है, लेकिन अंदर थोड़ी देर बाद मैं महसूस करूँगा कि बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिन पे मैं बोलना चाहता था, मैं बोला नहीं। तो कम्फर्ट ज़ोन से निकलने का तरीका सिर्फ़ यही है कि आहिस्ता-आहिस्ता आप कदम बढ़ाएँ, आप ऐसा सा उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ते चले जाएँ, और अपने लिए खुद से आपने आप रखें कि ये मेरी सिचुएशंस है, और ग्रेजुअली सिचुएशन में अपने को एक्सपोज़र देते जाएँ, रिगार्डलेस मुझे कितनी हकलाहट हो, इसके पेशे नज़र। वो वजह क्या है कि हकलाहट होने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मेरा बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं डिसाइड करता हूँ, आज मैंने अपने दोस्त को नहीं लेकर जाना साथ, आज मैं शॉपिंग खुद करूँगा। ठीक है? कई दफ़ा ऐसा भी होता है दोस्त के साथ जाने में, चॉइस उसकी चॉइस पे मैंने मैंने जो है शॉपिंग के लिए घर आके अपने आप को कोसा कि मैं कह सकता था, बस हेजिटेशन में कह नहीं सका। शॉपकीपर के सामने मैं कह नहीं सका ये कलर नहीं, वो वाला कलर लेना था। देखिए, अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? मेरे डिसीजन में और मेरे ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके में प्रॉब्लम आ रहा है। तो कम्फर्ट ज़ोन से जब मैं बाहर निकलूँगा, और आप जब बाहर निकलते हैं, आपको मुख्तलिफ तरह के लोग मिलते हैं। वो लोग भी मिलेंगे जो आपकी तरह बड़े हेल्पफुल से होंगे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे क्योंकि मुख्तलिफ तरह के लोग आप जो आपको मिल रहे होते हैं। मेरा हाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं ये सोचूँ कि मेरा बाहर निकलना मेरे लिए और मेरे लिए जो है जो कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। जिस दिन अगेन ये है ना मुस्बत सोच, किस रास्ते की तरफ जाना है। जी, जी, ऐसे ही। ये एक दिन में नहीं बिल्कुल। होता है। ये बिल्कुल ऐसा एक स्मोकर कहता है मैंने तो अब सोच लिया है। देखिए, चलिए मैं आपको इस तरह से इसकी एक मिसाल देती हूँ कि एक थियरी है, उसको हम आप सामने बहुत सिंपल करके बताऊँगी। उसके मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, कि सबसे पहले आप ये समझ रहे होते हैं, मैंने अपनी आपने ज़िक्र किया था पीएचडी की स्टडी में, तो ये एक ट्रांसैक्शनल मॉडल है, उसमें स्टेज ऑफ चेंज कि जब हम चेंज से गुज़रते हैं, तो हम मुख्तलिफ तरह के मराहिल से गुज़रते हैं। तो उसको जब मैंने रिलेट किया क्लाउड के साथ,
तो जो पहली स्टेज होती है वो ये होती है कि हमने हार मानी होती है, कि हम कहते हैं कि ये मैं तो अपने आप को, मेरी हकलाहट नहीं ठीक हो सकती, तो आपने पहले ही सोचा होता है कुछ नहीं हो सकता। दूसरी स्टेज होती है, कहते हैं नहीं, मुझे कोशिश करनी चाहिए, मैं कोशिश करूँ, अच्छा मैं कोशिश करूँ। थर्ड ये होता है कि आपने सिर्फ डिसाइड किया होता है, लेकिन आप एक्शन की तरफ नहीं आते हैं। तो वो तभी आएंगे जब आप उस कंफर्ट से बाहर निकलेंगे। वो यस। आज करूंगा, मैं कल करूंगा। अच्छा वो लिस्ट बन गई भी है, मैंने तो अपने आप को एक्सपोजर नहीं दिया था कि मैंने आज जो है मैंने बाहर निकलना है और मैं फलां जगह पर जाकर अपने लिए इंफॉर्मेशन मैंने खुद लेनी है। मैंने अब्बा से नहीं कहना, मैंने दोस्त से नहीं कहना, मैंने भाई से नहीं कहना, मैंने खुद जाना है। और अच्छा नहीं, नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम, तो वो आज का मतलब आज है। ऐसे ही। जी मैडम, ऐसे ही बिल्कुल। मैडम अगली जो एक अहम चीज़ है कि स्टैमरर जो हैं, कईयों से मैं भी मिला हूँ, वो एक स्टेप और निकल जाते हैं ऊपर, कि वो कहते हैं कि जी सारा जो फसाद की जड़ है वो ये स्टैमरिंग है, और मैं किसी काम का नहीं हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी को जो है मैं ख़त्म कर लूँगा मैं। तो ये जो सुसाइडल थॉट्स हैं, और ये है, ये जो हेल्पलेसनेस है, कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो बोल भी नहीं पाता, इससे बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी को जो है ख़त्म कर लूँ। तो इससे कैसे बाहर जो है वो निकला जाए? जी, देखिए जब सुसाइड की बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो पर्सन बहुत ही डीप डिप्रेशन में चला गया, जो उसको नाउमीदी नजर आती है। फिर एक वो कहते हैं ना बेचारगी से उसको नजर आती है, उसको अपने इर्द गिर्द वो फेलियर नजर आता है। इतने ज्यादा उसके ऊपर अपने शक शुबात हो गए हैं कि बस उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा हाल है, सबसे पहले यहाँ पर अब साइकोथेरेपी का रोल आ जाता है। ठीक है? इसका मतलब है कि उस पर्सन को एक साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत है जो उसको उस डिप्रेशन से निकालने में मदद दे सकता है। कुछ देखें, सेल्फ हेल्प थेरेपी में जो एक पर्सन काफी साल तक वो कोशिश करता रहता है कि जो मेरे पास सोर्सेज हैं मैं उसको पढ़ के देखूं, मैं कोशिश करूं, हम्म। मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने आप को देकर देखूं, वो करता रहता है, कोशिश भी करता है। लेकिन उनमें भी देखें कि एक कैटेगरी वो होगी जो अपनी मदद खुद नहीं कर पाते हैं, और वो तब हेल्पलेसनेस में जाते हैं, और बेसिकली उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अब इस पे एक तरफ तो स्पीच थेरेपी आ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वो तरीके सीखने हैं जो उसको तब जाकर पता चलेगा वो मैं इतने सालों का के गुमान में रहा हूँ, जिन तरीकों का मैं इस्तेमाल करता हूँ वही तो मेरी हकलाहट को बढ़ाने में मदद दे रहे हैं। मैंने बेसिकली ये स्पीच की जो टेक्निक्स है मैंने एक तो ये अप्लाई करनी थी, उसके साथ साथ क्योंकि वो अब पता है ये पाथ भी जो है जरा जो थेरेपी वाला पाथ है वो भी एक लॉन्ग पाथ है, वो भी स्टेप बाय ऐसे ही। स्टेप है। अच्छा वहां पर जब उसका फेलियर आएगा तो वह पीछे हट जाएगा, वो कहेगा कोई फायदा नहीं, थेरेपी लेने का तो फायदा ही कोई नहीं है। और ऐसे ही। अब मुझे तो इर्द गिर्द होप ही नजर नहीं आती है। और यकीनन उसकी अपनी लाइफ के अंदर जो वो एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं वो उनके नजदीक वो इतने ज्यादा वो समझ रहा होता है कि इससे आगे तो मुझे कुछ भी नहीं नजर दे रहा ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको थेरेपिस्ट के बगैर क्या होगा, वो 2 दिन बेहतर महसूस करेगा। हम कहते हैं ना सोशल सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों से बात करते हुए, फैमिली से बात करते हुए, जो वेल विशर्स होते हैं आप उनसे बात करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं, आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब आप वापस आते हैं अपने कमरे में वापस आते हैं तो फिर वही सोचें चलती हैं। और इसमें तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि यहाँ सेल्फ थेरेपी नहीं चलेगी, यहाँ पर प्रोफेशनल हेल्प चलेगी। वो ग्रेजुअली उनको कैसे मदद देंगे पूरी सिचुएशन से बाहर निकलने में, उनकी सेल्फ एस्टीम को बेहतर करने में। फिर सबसे बड़ी बात है इसका मतलब है कि उनका मूड जो है डिप्रेस मूड वो इतना एक्सट्रीम पे चला गया हुआ है। आप जैसे हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, जैसे ही क्लाइंट सुसाइडल थॉट्स उसके बहुत क्लियर भी ना हो, डेथ विशेज हो कि मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लगती, तो ये बड़ा वार्निंग साइन है, रेड सिग्नल है, रेड फ्लैग है। हम इमीडिएटली उसे क्या करते हैं, सबसे पहले साइकाइट्रिस्ट के पास हम रेफर कर देते हैं। ठीक है, हम उसकी मेंटल हम्म। स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें लग रहा होता है फिर और प्रोब करते हैं। और क्योंकि उसमें सुसाइडल उसकी क्या थॉट्स में आइडिएशन है कि सिर्फ ख्याल है, हम्म। प्लानिंग भी है, क्या वो पीछे अटेम्प्ट तो नहीं कर सका, क्योंकि इस आपने इसको ये मजाक में डेफिनेटली मजाक में तो नहीं, कही तो होता है फैमिली मेंबर समझ ये तो कहता रहता है, ये तो कहता रहता है, हम्म। इसकी तो आदत है।
उसमें हम फैमिली को भी हाई अलर्ट कर देते हैं कि आप देखें कि उसके एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो जिससे वो सुसाइड कर सकता है। तो बेहतर है कि इमीडिएटली आप उसे रेफर भी मेडिकेशन के लिए कर दें, और प्लस उसके हम्म, साथ साथ उसके थेरेपी सेशंस भी स्टार्ट हो जाए। उसके लिए सही सही। वही कि अगेन थेरेपी क्या हेल्प करेगी, वो मुख्तसर सब उसको उसकी ज़ात के साथ कनेक्ट होना सिखाएगी। जो उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया ना, उसके साथ जी कनेक्ट होना सिखाएगी। उसकी वो कहते हैं ना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ एस्टीम की तरफ उसको वापस लेकर आएगी। और वो जो उसको लगता है कि इतना ही अंधेरा है, उसको वो रोशनी कि वो उसने खुद ही जलानी है, और वो रोशनी में आगे उसने बढ़ना है। तो उसको पता चलेगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता था, जो मैं कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट टू डू दैट। ठीक है जी। जी मैडम, मैडम मैडम बिल्कुल आपने बहुत जो है वो डिटेल से इसको जो है वो बयान किया है कि किस तरह इसको किया जाता है। बिल्कुल थेरेपी का इसमें जो है बहुत अहम रोल है, ताकि जो आपकी माइंड की थॉट्स हैं वो चेंज हों और ज़िंदगी की तरफ आपका एक जो है पॉजिटिव जो है क्या कहते हैं प्रोस्पेक्ट वो आए। बिल्कुल मैडम ऐसे ही। नेक्स्ट जो अगली चीज़ है जो मैंने अपनी ज़ात में भी फील की है, और मैं जो स्टेमरर्स हैं उनके अंदर भी मैं बड़ा फील करता हूँ कि खुद को बेहतर करना है, तो वो उसमें फिर अच्छा स्पीच थेरेपी की यूज़ करनी है, टेक्निक्स देख रहे हैं बेहतर होने के लिए, लेकिन नहीं, ये मैं पता नहीं लेजीपन है या खौफ है, ये मैं फिर करूँगा, यानी ये जो प्रोकास्टिनेशन है, ये मैंने फील की। जब मैंने इसको छोड़ा तब मैंने अपने अंदर बहुत जो है ड्रास्टिक चेंज देखे विद इन मंथ्स। तो आप कैसे करेंगे गाइड के इससे जान कैसे जो है वो छुड़वाई जाए? ये एक बड़ा अहम जो है इशू है जी। सही। अच्छा अहमद, आप जैसे देखिए, हकलाहट जो एक लफ्ज है, हम बात करते हैं, हम क्योंकि ज़ाहिर है कोई मसला होता है उसको हमने उसको लेबल करना है, उसको हमने नाम तो देना ही है। अब जो आप खुद भी बेहतर समझते हैं, और आप खुद भी देखेंगे क्या जो एक फर्द जिसको हकलाहट होती है, क्या उसके जिस्मानी खदोहाल में कोई कमी है, या वो बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही आंख नाक है, वैसे ही हाथ बाजू है, हम्म, वैसे ही दिमाग है जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। तो इसी वजह से उसके जो कॉमन आप कह सकते हैं बिहेवियर्स हो सकते हैं ना, उसके बिल्कुल इसी तरह से होंगे जैसे किसी भी आम फर्द के होंगे। तो मैं आपको यहाँ से कनेक्ट करती हूँ बात की, जो स्टूडेंट है मैंने नोट किया है। मैं चूंकि यूनिवर्सिटी टीचर भी, मैं देखती हूँ प्रोकेस्टिनेशन को जो उनमें प्रॉब्लम होता है। हमें पता भी होता है स्टूडेंट में एबिलिटी बहुत है, लेकिन वो काम को डिले बहुत करता है। उसकी उसके पीछे रीजन भी एक एंग्जाइटी है, और दूसरी परफेक्शनिज्म है। और ये स्टडीज ने प्रूव किया है, थीरीज ने प्रूव किया है, और स्टडी में उन्होंने देखा कि उसको देखा कि ये प्रोकेस्टिनेशन को जब उन्होंने उठाकर देखा तो उसके नीचे दो ही चीजें उनको नजर आई। अब अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो वो पर्सन खुद ब खुद ही जो है ना अपने आप को मुसीबत में डाल रहा है। अब परफेक्शनिज्म क्या है, ऐसे होगा, मतलब जो उसने माइंड में स्टैंडर्ड है, वो बेसिकली उसको खुद ही नहीं पता कि उसने अपने लिए बहुत ही मुश्किल से टारगेट सेट कर दिया। टारगेट ये है, ऑल और नन की थिंकिंग ये है, तो बस ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो परफेक्ट होने के चक्कर में ऐसा होगा तो ऐसा, मैं तब कोशिश करता रहता है, तब तक डेडलाइन गुजर गई। ठीक है। अब उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन में आप कुछ भी समझ लें, चाहे वो अपनी अपीयरेंस से लेकर, चाहे वो कहता है जी परफेक्टली जो है, जब तक कि मैं मुझे वो पूरा महीना मैं जो स्टैमरिंग के बगैर जब तक नहीं होगा तब तक तो मैंने जाना ही नहीं इंटरव्यू देने के लिए। तो अब इस तरह से देख लिया। दूसरा एंग्जाइटी आ गई। अब एंग्जाइटी में वो क्या करते हैं, कहते हैं कि रात को सोते हैं, सोते वक्त ये तहैया करते हैं कल तो इंशाल्लाह, कल का जो मेरा दिन होगा, और कल के इनमें मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ मैंने ये मैंने करना है, ये मैंने टेक्निक सीखनी है, या मुझे पता है मुझे इस तरह से करना है। और लेकिन जैसे ही वो दिन स्टार्ट होता है तो एंग्जाइटी इतनी आ जाती है कि सारा कुछ पीछे रह जाता है। तो कहते हैं ना, डिले करना, कामों को पोस्टपोन किए रखना, उससे क्या होता है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लूज कर देते हैं। और ऐसे कई ऐसे। दफा ऐसा होता है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस और अंडर एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों, क्योंकि जो ओवर एक्सपेक्ट कर रहा होगा वो परफेक्शनिज्म की तरफ जाएगा। जो अंडर एक्सपेक्टेशंस उसकी होती हैं कि वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे पता कुछ हो ही नहीं जी सकता, तो इसका मतलब है कि उसने पहले से हार मानी हुई है, वो एंग्जाइटी की हाँ तरफ जी। जाएगा, फिर अवॉइडेंस की तरफ जाएगा।
वो प्रोक्रेस्टिनेशन को आप समझ लें कि वो कहते हैं ना किल करने का, क्रॉस करने का तरीका यही है अगेन, जो पीछे फियर को फेस करना सीख लें। और हमेशा याद जी रखें, जब प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक किस्म का पर्सनालिटी ट्रेट है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वो फिर ज़ात का हिस्सा बनता चला जाता है और एक हैबिट है। किसी भी हैबिट को बदलना हो तो आप कहते हैं ना आज से तो मैंने तहैया किया, यस डेफिनेटली कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन फिर ग्रेजुअली उस पर अमल करते चले जाएं और एक एक दिन की जिम्मेदारी लें। एक दफ़ा जैसे मैंने पीछे आपको याद है एक मिसाल दी थी कि स्मोकर्स होते हैं, कहता है मैंने तो बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पीनी। उससे क्या होता है, जितना कोशिश करते हैं ना एकदम पलट के उतना ही, जैसे एक डाइटिंग करने वाला कहता है लो जी आज से तो कुछ भी नहीं खाना, तो क्या होगा, क्रैश डाइटिंग के चक्कर में वापस उधर ही आ जाता है। तो आप ये रियलिस्टिक अपना गोल सेट करते हैं, उससे क्या होगा, क्योंकि अगर इनहेरेंटली कि पर्सनालिटी में परफेक्शनिज्म है वो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको अब मिनिमाइज किया जा सकता है। फिर उसको ऐसे समझ आना शुरू हो असल तो मसला ही गड़बड़ यहीं से आ रही है। जब मैं नॉर्मलाइज करूंगा कि अगर कोई चीज मेरी स्टैंडर्ड से जरा कम भी होगी चल जाएगा। होता है ना क्लास में एक पर्सन बड़ा कॉन्फिडेंस के आकर के साथ प्रेजेंटेशन देकर चला भी जाता है और हम सोचते रह जाते हैं मैं अगर खड़ा हूँगा और मैं इस तरह से नई बात नहीं कर सकूंगा या प्रेजेंटेशन मेरा कंटेंट ही नहीं अच्छा, तो साथ पूरी रात तो मैंने कंटेंट मुकम्मल होने में लगा दी, प्रैक्टिस ही ना मैंने की, तो बेसिकली डिले करता रहा ना ऐसे कि मुझे करना क्या था। तो वो ऐसे परफेक्शनिज्म पे भी काम करना जरूरी है और साथ साथ उसका ये कि नॉर्मलाइज करें, अपने स्टैंडर्ड को रियलिस्टिक हद तक रखें, इतना भी हो जाएगा तो काफी है। और दूसरी एक एंजाइटी को मैनेज करना सीख लें, और उसके लिए वही है कि करना, जितनी अवॉइडेंस कम होती चली जाएगी खुद बहुत देखिए उतना ही कॉन्फिडेंस ऊपर उठता चला जाएगा, और साथ ही जो ग्राफ है वो एंजाइटी का जरा कम होना शुरू हो जाएगा। मैडम बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो एक तो एंजाइटी है, दूसरा कि हर काम को जो है वो परफेक्ट करना है, उस चक्कर में कई दफ़ा काम स्टार्ट ही नहीं होता। मैं अपनी स्टडीज़ देखूं, स्टैम्पलिंग देखूं, तो कई कई मतलब साल साल डेढ़ साल है वो काम फंसा हुआ है, लटका हुआ है, साथ वाले वो काम करके जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब मैंने अपने स्टैंड को लो किया, यार बस करना है, इसे इसे करना है, तो वो काम हो जाता था। तो ये बिल्कुल आपने ठीक किया, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक। ऐसे ही है। जी जी। जी बल्कि जो इस पे अगला एक और सवाल। जी जी, मैं यहाँ पे एक बात जी कहना चाहूँगी, कहते हैं काम कैसा हो वो और कितना हो, मतलब वो उनमें सब क्या ज्यादा मैटर करता है। अब मसला ये कि आप परफेक्शनिज्म में क्या कह रहे हैं, कैसा होना चाहिए काम, तो उसके लिए आप कितना होना चाहिए जो रिक्वायर्ड है, इस मुझसे बिल्कुल। इतना इतना रिक्वायरमेंट है तो मैंने इतना करना है। ठीक है, ये जी बहुत जरूरी बात है। जब तक हम कह लें लिमिट सेट नहीं करते, जो है एग्जैक्टली exactly. अपर लिमिट सेट नहीं हुई, तो फिर तब तक हमें नहीं होता आइडिया कि हमने करना क्या है, फिर ना हम स्टार्ट कर पाते हैं। अगर करते भी हैं तो फेल हो जाते हैं। तो जो एफर्ट रिक्वायर्ड होती है वो हम नहीं कर पाते जी परफेक्शन मुझे के अहमद यहाँ पर, जी 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 मुझे बस जी एक और इसमें ऐड करना चाहूंगी। एक आप है कि स्मार्ट, SMART, स्मार्ट गोल्स, ये एक जी स्ट्रैटेजी है जो किस तरह से आप जो है वो स्मार्ट गोल्स के जरिए जो है आप अपने लिए वर्केबल बना सकते हैं अपने गोल्स को। तो उस पर थोड़ी सी अगर मैं अभी भी बात कर लेती हूँ, ऐसे मुराद होता है स्पेसिफिक गोल। प्रोक्रेस्टिनेशन में मुझे परफेक्शनिज्म से ही आगे बात पड़ी कि दफा ऐसा तो नहीं है कि मैंने मतलब मुझे पता तो होना चाहिए मैंने करना क्या है। ठीक है, वो आपने चाहे अपने करियर से रिलेटेड कोई गोल बनाया हुआ है, मुझे अभी सब करना क्या, मैं बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे आइल्स करना, स्पेसिफिक है ना, मुझे बाहर जाने की तैयारी करनी है तो वो जर्नल है, मुझे स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप पहला मेरा गोल इस वक्त क्या है, मुझे करना क्या है। मसलन या मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, मैंने उसकी जी वेरिफिकेशन करानी, तो पहला स्टेप हो गया ना। तो कुछ भी हो सकता है कि स्पेसिफिक अपने गोल्स, और एम से मराद ये होता है कि उसको पता हो कि ये कितनी जल्दी मैं अचीव कर सकता हूँ, मेजरेबल। और उसके बाद आ जाते हैं कि ए से मराद अचीवेबल हैं, पहले उसको ये भी देखना है, रियलिस्टिक हैं उसके गोल्स, और उसको देखना है, और उसके बाद ऑल्टरनेटिव भी उसने देखना है। अच्छा चले ये मेरे पास नहीं है तो उसके बाद ऑल्टरनेटिव इस वक्त क्या हो सकता है, मेरे पास कितना कम टाइम है, इसको देखते हुए स्मार्ट गोल जो वो बनाता है तो उसको, अब कहते हैं ना लिमिट सेट करना, हम
कई दफ़ा कहते हैं जी अच्छा बड़ा-बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो हाथ में आ ही जाएगा। आप ये देखिए मेरे लिए वर्केबल क्या है, हर एक की लाइफ़ के अंदर कुछ मोटो होने चाहिए ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। उसमें आप बस अब ये देखें कि स्मार्ट गोल के ज़रिए देखें कि मेरे लिए अचीवेबल क्या है और हकीकत के करीब कितना है। और जो करें उसके ऊपर अपने आप को प्रेज़ करें, उस पे अपने आप को रिवॉर्ड करें कि ज़िंदगी में प्रोग्रेस और जिसको मैं समझता हूँ ना कि सक्सेस कामयाबी क्या है, वो ये जो मैं कर सकता हूँ और वही मैं अच्छा कर सकता हूँ। सारे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सारे इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, ठीक है? ठीक है, कोई बहुत अच्छा पेंटर भी बन सकता है, ये उसकी अचीवमेंट है। क्योंकि मैंने अपना गोल वो भी सेट किया हुआ है कि जो मुझे मेरे घर वालों ने कहा तुम्हें तो डॉक्टर बनाना था, ठीक है? और मैंने अपने आप को स्टैमरिंग की वजह से मुझे पता था मैं बन सकता हूँ डॉक्टर, लेकिन मैं नहीं बना, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी कुढ़ता रहा इस बात के ऊपर। मैंने लेट गो भी नहीं किया, मैंने उसको जाने भी नहीं दिया, पकड़ के कहीं न कहीं बैठा बनना चाहता था, मैं बन सकता था, लेकिन मैं स्टैमरिंग की वजह से नहीं बना, तो वो भी छोड़ने की ज़रूरत है कि अब जो है मैं क्या कर सकता हूँ? चलें। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही है, जब तक हम खुद को इस चीज़ पे नहीं लेके आते तब तक हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ अ, सकते जी, बिल्कुल ऐसे ही। अगली बात ये कि जिस तरह आपने भी पहले बात की कि जो स्पीच थेरेपी है वो टेक्स टाइम, स्पीच मेंटल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, थेरेपी टेक्स टाइम। तो स्टैमरर्स हैं बाज़ औक़ात वो उनमें वो पेशेंस नहीं होती कि वो टेक्निक्स को सीखें और अप्लाई करें, फिर वो कहते हैं हमें कोई क्विक फिक्स मिल जाए, हमें कोई जो है वो दवाई हमें मिल जाए तो हम खाएँ तो हम ठीक अ अ, हो जाएँ। तो ये जो चीज़ है ये उनके कह लें उनको हेल्प करने की बजाय उनको जो ज़्यादा डैमेज करती है। मैं अगर अपना भी देखूँ तो जब तक मेरे अंदर पेशेंस नहीं थी, तो ना मैं स्पीच की टेक्निक्स को इस्तेमाल कर पाया, ना अपनी स्पीच को बेहतर कर पाया। तो ये पेशेंस है, इसको किस तरह हम लाएँ और दूसरी चीज़ के मतलब हमें एक बिलीफ हो कि मैं अगर स्पीच थेरेपी करने जा रहा हूँ, इज़ द थिंग। मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा कि जब तक आपका बिलीफ होता है उस चीज़ पे तो वो वाक़ई आप पे वो इफ़ेक्ट करना स्टार्ट करती है। तो इन चीज़ों को स्पीच थेरेपी यूज़ करते हुए या जब आपके मेंटल हेल्थ की थेरेपी है उसमें उसमें इसको हम कैसे जो है वो लेकर आएँ? अच्छा ये देखें कि फिर हमेशा आप ये देखें कि जो मैं सोच रहा हूँ, वो कितनी रियलिस्टिक थॉट है, कितनी रैशनल थॉट है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है और कहता है कि ये आपने रेगुलर इतने दिन खानी है, इसके बाद इसका इफ़ेक्ट आना शुरू होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह जब आपने थेरेपी में आप एंटर हुए हैं, तो उसका इफ़ेक्ट आने में भी टाइम लगेगा। और बाज़ू का तो ऐसा होता है ना आपने 3 दिन की दवाई ली, अफ़ाका आना शुरू हो जाता है। तो ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये अब आप ये सोचें कि आप स्टैमरिंग में एक आपने हैबिचुअल आप हो चुके हैं एक ख़ास तरीक़ा-कार के और पलट-पलट के आप उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि एक तो वो पैटर्न सेट हुआ है और दूसरा देखें कि 3 या 4 साल की उम्र से बस घर वाले कहते हैं जब से तुमने बोलना शुरू किया तब से तुम्हें स्टैमरिंग है। चलें 2 साल से जब बोलना शुरू किया, 3-4 साल की उम्र में बढ़ना शुरू हुई, अब मैं 20 साल का हूँ। वो जो 3 या 4 साल हैं, तो बीच में 16-17 साल हैं। क्या मैं 16-17 साल के जो पैटर्न हैं, उनको मैं चंद मिनटों में या घंटों में या मैं थेरेपी मैं कहूँ पिछले जो मैं 1 महीने से थेरेपी में जा रहा हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो जो आपका थेरेपिस्ट है ना, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट है या आपका साइकोथेरेपिस्ट है, उसके हाथ में मैजिक स्टिक नहीं है। एक तो ये चीज़ है और दूसरा मेरे हाथ में भी कोई मैजिक स्टिक नहीं आई है। मतलब तो सबसे पहले तो ये आपने ये देखना है कि ये ग्लोबल है मतलब मैं अगर अपनी हकलाहट पे काम करना चाहता हूँ तो एक तो प्राइमरी स्पीच थेरेपी है वो मुझे मदद करेगी। उसके साथ-साथ अ, हकलाहट में उसके बाद 2 तरह की जैसे अलामतें होती हैं। एक तो ये है कि डायरेक्टली उसकी हकलाहट की अलामतें हैं, जिस तरह से वो हकलाता है, उस पे वो काम होता है। तो दूसरा हकलाहट की वजह से जो हकलाहट का हिस्सा बन जाते हैं जैसे उसका आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, अवॉइडेंस करता है, ये उसके साथ-साथ शामिल हैं। ये वो उसने जो तरीके सीखे हैं, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हाथ बोलने का एक तरीका-कार है, हुँ। मैंने उसको भी ब्रेक करना है। तो वो क्विक फिक्स कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई शॉर्ट टर्म वाला कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो कहते हैं जुगाड़ नहीं लग सकती।
जी, ठीक यस, है, तो यस, जुगाड़ तो वो लगाता आ रहा है, तो जुगाड़ लगाने से फायदा नहीं ना हुआ, वो पैटर्न्स का यस, तो जी, डेवलप होता ही गया, वो बनता ही चला गया। तो उसका मतलब है कि वो अगर मैंने वाकई सही मानों में हेल्प करनी है, फिर अगेन मैंने खुद हैप्पी मॉडल मैंने आपसे बात की थी, चेंज मॉडल, ट्रांसैक्शन मॉडल, उसकी जी, जो स्टेज आती है ना, जब एक प्री कंटेम्पलेशन है, वो समझ नहीं रहा होता है, कंटेम्पलेशन आएगी, वो समझ हाँ मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, मुझे मैं थेरेपी लेनी चाहिए। थर्ड स्टेज आती है कि प्लानिंग करता है, अच्छा क्या करूँ, स्पीच थेरेपिस्ट के पास इंफॉर्मेशन लूँ, अच्छा, या मुझे लगता है इन एडिशन मुझे, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मुझे साइकोथेरेपी की जरूरत है, वट या मुझे सिर्फ स्पीच थेरेपी की जरूरत है। अब एक्शन आ गए, अब उसको थर्ड से फोर्थ स्टेज के ऊपर जाना है। वो फोर्थ स्टेज पे जब जाएगा तो वो इम्पेशंस की जगह पे पेशेंस आता है कि मैं अब अपने आप को, पहले तो टाइम ही नहीं दे रहा था, अब मैं अपने आप को टाइम दूंगा, मैं अपने आप को मौका दूंगा। और अगेन सबसे बड़ी बात है, अगर वो अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम कर रहा है ना, तो यकीनन वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएगा, वो डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाएगा, और अपने आप को कहते हैं ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में नहीं जाएगा। एक हफ्ता थेरेपी लो, एक हफ्ते के बाद भी क्या फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि उसने अपने आप को रियलिस्टिकली, कहते हैं ना सिनिकल हो जाते हैं कि क्या फायदा थेरेपी लेने का, कोई फायदा नहीं है। तो वो देखें कि कितना अरसा मुझे लगेगा, और उमूमन कोई भी प्रोफेशनल जो थेरेपिस्ट होता है, वो बड़ा एथिकल, पहले दिन पे अपना रोल बताता है, वो बताता है कितना अरसा आपको लगेगा, और वो आप अपने लिए थोड़ा सा तो अपने आप को टाइम दें, और अब ये सोचें कि इसका मुझे लॉन्ग टर्म फायदा मुझे कितना कितना होना है। ठीक है, फिर मैं अगेन आपसे बात की तो होता है, लोग जो अपनी जिंदगी में क्विक फिक्स वैसे भी ढूंढते रहते हैं, जल्दी सोल्यूशन और शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं, तो वो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हर मामले में हमारा शॉर्टकट बन गया, तो वो नहीं। जी, जी, और दूसरा वो ये देखें कि यही तो फ्रस्ट्रेशन थी ना, कि जिसने मुझे इतनी अरसा जो है बहुत कुछ करने से रोका है। इसको उठा के पहले तो मैं डस्टबिन में फेंकूं, पहले तो मैं इसको, जब ये साइड पर हो जाएगी तो फिर मैं देखूंगा कि पॉजिटिविटी के साथ साथ, और जब पॉजिटिविटी आती है तो डेफिनेटली उसके साथ ना फिर चेयरफुलनेस आती है, कि मैं खुश मिजाजी के साथ और एक मुस्बत रवैये के साथ, और कहते हैं जब हम खुश होते हैं तो हम उस दिन सारा कुछ बड़ा अच्छा अच्छा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो पॉजिटिविटी बड़ी जरूरी होती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इम्पेशंस होता है वो नीचे आता चला जाएगा। हेलो मैडम। अब दूसरा एक ये भी देखें कि जी, सारा जी, जो मामला गड़बड़ होता है ना, वो एक तो आपने कहा भी था कि जैसा हम बिलीव करते हैं, तो वो हमारे सोचने का अंदाज है। जी, जी, ठीक है, और उसके साथ साथ जो आप ऐसे देखो फॉर्मूला होता है ना, हम ए प्लस बी जो है, हम देखते हैं वो क्या है, वो ए बी है। हमने ये नहीं देखा कि ए प्लस बी मिलके ए बी बनाता है, हम कहते हैं ए बी नहीं है भाई यहाँ पर। वो सोचें, और ये पूरी ट्राइंगल देखें, थॉट्स, एक्शन यानी कि बिहेवियर, और उसके बाद इमोशंस, ये तीन चीजें हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करें, वैसे महसूस करेंगे तो हमारा रवैया, हमारा अमल बिल्कुल वैसा ही हेलो। होगा। उनको आपस में उनका जो कनेक्शन है ना, आपने चेन वैसे ही बनानी है कि मेरा बिलीफ क्या होगा। हकलाहट हो जी भी मैडम। जाएगी तो क्या, हकलाहट हो भी जाएगी तो क्या। ठीक है, तो बस ये जो चीज़ है वो हेल्प करती है। जी मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम ये था कि जैसे आपने बात की कि एनवायरनमेंट है, और आपने कहा कि सोशल सपोर्ट भी होनी चाहिए। तो स्टैमरर्स के लिए, स्पीच और मेंटल हेल्थ के लिए जो सेल्फ सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जो सेल्फ जो ये सपोर्ट ग्रुप्स हैं, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो कितनी अहमियत रखते हैं, और उनका बहुत फायदा इनका बहुत, वाकई मानों में जी जो है बिल्कुल वो बिल्कुल, होता है। जी बिल्कुल बेनिफिट्स होगा। लेकिन बस वो ये देखने की जरूरत है कि पहली तो बात है कि इंफॉर्मेशन, आप अब तो है सोशल मीडिया की ही दुनिया है,
और स्पेशली इस लॉकडाउन में तो मेरा हाल है, जितना घर में बैठ के सोशल मीडिया का यूज़ किया गया है, उसमें ये एक फिर अगेन वही बात है कि आपने जब सोच लिया है कि बस अब स्टैमरिंग मेरे रास्ते में हाइल नहीं होगी, फिर आप हर तरह के सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अब देखें कि आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएँगे, ठीक है? एक तो आपका ये सी ग्लोबल और स्टैमरिंग फाउंडेशन, ये जो ग्रुप्स हैं, वो डेफ़िनेटली, और फिर वो है कि वो क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो वो हम लोग क्योंकि ग्रुप थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी भी हो सकती है और उसके बाद सपोर्ट ग्रुप भी हो सकता है। तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं। सपोर्ट ग्रुप में हो जाता है कि सब एक प्रॉब्लम के साथ इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, वो अपने चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, एक दूसरे को सॉल्यूशंस बताते हैं, और एक किस्म की वो भी जो ग्रुप की गैदरिंग है, और उसमें आहिस्ता-आहिस्ता हमको एक मौका मिलता है कि वो हम एक दूसरे के सामने हम कैसे स्पीच दे सकते हैं, एक वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। फ़ियर उनका रिड्यूस होता है, तो कहते हैं ना, फ़ियर को रिड्यूस करने का एक तरीका ऐसा-ऐसा करके ख़त्म करें, अपनी हेजिटेशंस ख़त्म करें, अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें। ग्रेजुअली जो आपको पता है कि मैं अंदर से ख़्यालात बहुत अच्छे लिख मैं डायरी बहुत अच्छी लिख लेता हूँ, या आप मुझसे अपनी पोएट्री करा लें, मैं बहुत अच्छी कर लूँगा, मैं लिख बहुत अच्छा लेता हूँ, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो बस मैंने अपने आप को यहाँ लॉक लगा दिया हुआ है। क्योंकि एक सपोर्ट ग्रुप भी बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी हालत का इज़हार करें और एक्सप्रेस करना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली वो कहते हैं ना, सेल्फ रिवॉर्डिंग है, तो मज़ा आना शुरू हो जाएगा। वो बोलने में कितना मज़ा है, तो इतने वो आपने पहले इंट्रोवर्जन की बात की, तो एक होता है कि इंट्रोवर्जन जो होती नहीं है, लेकिन पर्सन ने अपने आप को खुद एक अपने ऊपर हॉल चढ़ाया होता है। एक तो ये सपोर्ट ग्रुप हो गया, फिर दूसरी तरफ आते हैं जो ग्रुप थेरेपी जो सेशंस होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और स्टैमरिंग में अगर आप ग्लोबली देखें, आप रिसर्च उठा कर देख लें, तो इंडिविजुअल और साथ-साथ ग्रुप, और ज़्यादातर मोड ऑफ थेरेपी ग्रुप थेरेपी का मोड है। जी। उसमें क्या, वो जो ग्रुप में टेक्निक सीखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और उसी तरह से ग्रुप ही बाहर निकलता है, जैसे डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एक्सपोज़र है, उसमें देते हैं। तो इसलिए इसकी तो बहुत ज़्यादा अहमियत है उसमें, क्योंकि वो दोनों तरफ लीड करेगा। एक तो ये है कि जहाँ पर स्पीच में बेहतरी आ रही है और वो उसकी थेरेप्यूटिक जो टेक्निक्स हैं वो सीख रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि नॉर्मलाइज़ होना भी सीख रहे होते हैं कि इस ग्रुप में आज 15 से 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जब तक मैं घर में बैठा हुआ था तो मैं कहता था हाय मैं मेरे साथ एक बहन, मैं निकल के देख रहा था, मैं दोनों जेंडर के लोगों से भी मेरा मिलना हो रहा है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, किसी प्रोफेशन से, कोई स्टूडेंट है, किसी ने अपनी ज़िंदगी रोकी नहीं है। और देखिए तो किसी का भी रुकता नहीं है, जो आप आपके हाथ में आप क्या करना चाहते हैं। जब वो ये सोचते हैं ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी सोचों से हमने खुद ही एक ना अपने दिमाग के अंदर एक ताला लगाया होता है, और वो खुद बहुत वो ताला ऑटोमेटिक है, जिसकी चाबी जो है वो असल में होती ही नहीं है, वो ताला एकदम से खुल जाता है। वो तब होता है कि जब हम एकदम अपनी, क्योंकि हमारी थॉट्स ने हमें लॉक करके रखा होता है, खुद बहुत वो खुल जाता है। जब वो खुलता है तो कहते हैं ना, सोचने का नज़रिया आपकी ब्रॉड होती है, थॉट्स, आपका विजन ब्रॉड होता है। और तभी होते हैं जब आप जितना बाहर निकलेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो डेफिनेटली और यकीनन इसके ऊपर अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जितना स्प्रेड किया जा सकता है कि कौन-कौन से ऐसे थेरेपी ग्रुप्स हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जो सेल्फ हेल्प की ग्रुप्स होते हैं, और बजाय कि वो आप फ्रस्ट्रेशन में इतने साल हा साल आप टाइम अपना वेस्ट कर दें, तो बिहतरी की तरफ जल्दी वापस की तरफ आ जाएँ। जी मैडम, थैंक यू मैडम, आपने बड़ा अच्छा जो है चीज़ों को एक्सप्लेन किया, ख़ास तौर पे जो स्टैमरर्स के जो मेंटल इश्यूज़ हैं जिनको लेके वो चलते हैं। लास्ट में बस आपसे ये बात करना चाहूँगा, थोड़ा-सा अगर आप कुछ शॉर्टली शेयर करना चाहें कि जिससे जो स्टैमरर्स हैं स्पीच थेरेपी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो मोटिवेट हों, कोई बात, कोई जो है वो स्ट्रेटजी। जी, बिल्कुल। चलिए, पहली बात तो ये है कि आपने सबसे पहले ये फैसला करना है कि बस बहुत हो गया। जब आप ये सोच लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है डिसअपॉइंटमेंट, और ये रास्ते पे मैं इसलिए तो दुनिया में नहीं आया हुआ था। मैं और सबसे बड़ी बात है सेल्फ वर्थ, कि अल्लाह ताला ने मुझे अशरफुल मखलूक बनाया, तो अल्लाह ताला ने बहुत अपनी
किसी बंदे की तरह मुझे बहुत सारी खसूसियात देकर भेजा हुआ है। हाँ, उसने मुझे परफेक्ट नहीं बनाया किसी भी और इंसान की तरह। तो मैं अब थोड़ा अब अब ये भी साइड पे कर दूं कि ये है, ये मुझे मसला है, मुझे हकलाहट है, मैं हकलाहट नहीं हूँ। मुझे हकलाहट है, मैं हकलाहट नहीं हूँ। इसे तो कहते हैं ना, वो हम कहते हैं स्टैमरर का वर्ड ना यूज, हम कहते हैं पर्सन हुआ वो स्टैमर, वो पर जिससे स्टैमरिंग। तो एक आप सेल्फ लेबल से बाहर निकले, सेल्फ स्टिग्मा से भी बाहर निकले। सेल्फ स्टिग्मा होता है कि अपने बारे में हमने बिलीफ बना लिए होते हैं, ठीक है, उससे बाहर निकले। मैंने पीछे बड़ी बात की कि एंग्जाइटी एक तो नॉर्मलाइज करना सीखे, बजाय ये है कि कई दफ़ा सिर्फ यहाँ पर हमने बहुत कुछ जो सोच ले, बड़े हमने फर्म बिलीव्स बना लिए होते हैं, उससे हम हटना ही नहीं चाह रहे होते हैं, और वापस हम घूम फिर के उधर ही आते हैं, और अपने आप को हम वो वैलिडेट कर रहे होते हैं। देखा देखा, एक उसको छोड़ दें आप। हम किसी भी पर्सन को पॉजिटिव थॉट्स भी आती हैं, उसको नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं, हर तरह की आती हैं। वो एंग्री थॉट्स भी होती हैं, वो सेल्फ एंगर भी होता है, हम अपने आप को बुरा भला भी कह रहे होते हैं। कई दफ़ा हम अपने ऊपर हंस भी रहे होते हैं, इसी तरह दूसरों की तरफ गुस्सा आ रहा होता है। कई दफ़ा हम जो होता है वो लो फीलिंग्स भी रख रहे होते हैं। तो ये सारी नॉर्मल फीलिंग्स हैं। हम मुस्लिम में हम बिलीव करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एक साल गम का मनाया था, आमुल हज़न। तो क्या ये इमोशंस तो अल्लाह ताला ने हमें दे के भेजे हुए हैं, हमने उसके बिल्कुल। ट्रैप में नहीं आना। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि हकलाहट किसी किस्म की मजदूरी नहीं है, या हकलाहट रुकावट नहीं है। मैंने अपने रास्ते की जो खुद बनाई हुई ना रुकावटें, मैंने इनको साइड पर एक तो ये करना है। तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम ठीक करें, और दूसरा तहिया करें, सेल्फ कमिटमेंट पर आ जाएं कि अब मैं कमिट कर रहा हूँ अपने अपने साथ कि अब मैंने दूसरे रास्ते की तरफ नहीं चलना जिसमें सिर्फ सिर्फ मुझे होपलेसनेस नजर आती है, डिसअपॉइंटमेंट नजर आती है। बस अब बेहतरी और अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करें, मैं क्या कर सकता हूँ वही सबसे अच्छा है। और जब आप यहाँ से क्लियर होते हैं ना, कई दफा फिर ये होता है ना कि फिर आप देखें कि आप कैसे फैमिली इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहां पर कई दफा फैमिली का प्रेशर भी बहुत होता है कि आपने यही बनना है, आपने यही करना है। मुझे मेरी क्लियर गोल्स है, मुझे पता हो कि मेरी एबिलिटी ये है और मैं ये कर सकता हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो आप अपनी गोल सेट के जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो पर्सन अपने लिए जैसे गोल सेट करता है वो सेट करें। थर्ड, आप ये देखें कि ये जो एंजाइटी है क्या सर मुझे होती है, कुछ लोग ना अब उनकी एंजाइटी जाहिर नहीं हो रही होती, तो 30 से 40% जो अब घबराहट है ना, सबको होती है। जैसे मैं कहने हम इमोशंस तो हम सबके साथ हैं, लेकिन वो ऐसी एंजाइटी ऐसी जैसे आप स्टार्ट में एकदम से ज्यादा होगी, अननोन जगह पर आप जाएंगे, अननोन किसी पर्सन से, ऐसी सिचुएशन है जब आप आपके लिए जरा मुख्तलिफ है, और जी एकदम जी। से आपको लगता है कि अच्छा लोग सारे मुझे देख रहे होंगे। तो ये भी किसी भी आम कोई भी फर्द किसी भी सिचुएशन नई में सामना करेगा तो वो भी इसी तरह से घबरा रहा होगा। लेकिन मैं अपनी घबराहट को अपने ऊपर इतना ज्यादा तारी कर लेता हूँ कि बस वो घबराहट ही घबराहट रह जाती है और उसके बाद हकलाहट आ जाती है। ठीक है, तो वो अब आपने देखना है कि ये अगेन उसको घबराहट को दें, उसको उसका ये होता है कि उसको उसको भी फेस करना सीखें। अच्छा हो रही है, मुझे पता है ये हो रही है, उसकी प्रेजेंस, उसकी जो मौजूदगी सतोरी होती है ना, उसको अपने दिमाग में रखेंगे है, लेकिन फिर क्या। ठीक। ठीक है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और यकीन करें कि वो ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं ना, जैसे घर में कोई मेहमान आया होता है तो आपको पता होता है अच्छा ठीक है आ गया लेकिन मैंने अपना काम करना है, अच्छा आ जाए बैठ जाए। आपको पता है कि वो वाला मेहमान है जिसकी हम मौजूदगी हमें पता ही आया बैठा हुआ है, लेकिन इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी क्योंकि इस वक्त मैं अपने इम्पोर्टेंट एजेंडा ये है कि मैंने अपना काम ये करना है। तो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। थर्ड, अच्छा एक और है कि फिर ये कि हम क्या अपने ऊपर क्या कर लें, हम क्या हम लोहा बन जाए कि हमें कोई चीज इफेक्ट नहीं करेगी। इमीडिएटली आप वेंटिलेट अपने आप को कैथारसिस करना सीखें। यू कैन राइट अ डायरी, और आपकी वो कहते हैं कि आप लिख सकते हैं, आप लिखें, वेंटिलेट करें। और कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि वो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं कि आपने सारा दिन के अपने एक्सपीरियंसेस लिखें और आपने उसको पेपर को फाड़ा, जितना एंगर है जो भी आपकी झुंझलाहट है आपने उसके ऊपर लिखी और फाड़ के फेंक दिया। ऐसे ही है कि जैसे वेंटिलेट किया, अब उसको रीड पढ़े ना, पढ़े ना, तो उसमें बस आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, जो कुछ होता जा रहा है, अपने पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, बस लिखते जाएं, गुस्सा निकालते जब वेंटिलेट करें। ठीक है, वो फिर आप कहते हैं वो क्लाउड कहते हैं ना, जब जब तक कि आसमान के ऊपर बादल होते हैं तो इसे वो तब तक वो आसमान साफ नहीं होता ज़्यादा, जब तक वो बरसेगा नहीं। इसी तरह जब तक आपके नेगेटिव इमोशंस आपके माइंड में ना, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो जब तक के दिमाग में रहेंगी तो आपको कई दफ़ा सब घर वाले भी 100 कह रहे हैं अपने आप को, जितना मर्जा पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट दे रहे हो काम नहीं आ रही होती हैं।
क्योंकि पलट के आप ऐसे वापस सुनिए तो आपको वेंटिलेट करना बड़ा उसका कैथारसिस जरूरी है। एक ही हो गया। दूसरा, आप सेल्फ डायरी जिसकी मैं बात करूंगी, आप एक अपना मामूल बना लें कि मैंने दिन भर के बाद मैंने चाहे पॉइंट्स बना, आज मेरा सारा दिन दिन कैसा गुजरा। इसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। और जी। सेल्फ रिफ्लेक्शन में जजमेंट नहीं करनी, अपने आप को हम्म, वैल्यूएट नहीं, कितना अच्छा कि कितना बुरा किया है। मतलब अवेल्युएशन इस हद तक हो सकती है कि मैं अपने आप को ये देख रहा हूँ कि जैसे वो स्टूडेंट जो पेपर देकर आकर कहता है कि अच्छा ये सवाल ऐसे अटेम्प्ट हो सकता था, चल इन नेक्स्ट टाइम। तो फिर वो हम्म, अवेल्युएशन जिसमें जजमेंट आ गई ना हम्म, कि आज तो अब चाहे 10 चीजें उसने 10 जगहों पर जाकर बातचीत की हो, लेकिन उनमें से वो वही सिलेक्ट करेगा जहां पर वो बात ही नहीं कर सका। ठीक है। ऐसे ही। या जी। अपने से छोटे किसी बच्चे से बात करते हुए इतनी स्टैमरिंग हो गई और मैं ठीक तरह से बात ही नहीं कर सकता, यहाँ पर उसने अपने आप को जजमेंट से बाहर निकालना है। ठीक है। जज ना करे, और किसी दिन अच्छा हो जाएगा, किसी दिन अच्छा नहीं भी होगा, तो वो इट्स ओके। ये हो गया सेल्फ डायरी, सेल्फ रिफ्लेक्शन उसको हेल्प करेगा। और अपनी फियर्स को, और उसके बाद एक तो हो गया उसका स्पीकिंग फियर हो गया, उसको उसने फेस करना। उसके बाद अपने सोशल फियर्स, कौन कौन से सोशल फियर्स हैं, मतलब उसकी लिस्ट बनाए। 2 लोग खड़े होते हैं तो मुझसे बात ही नहीं होती है, ग्रुप हो तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं होती है। और अब वो सोशल जो उसकी जो जो फियर्स है, मैं फ्रेंड्स नहीं बनाता हूँ। ठीक है। मैं जब तक कि मुझसे कोई बात खुद से शुरू नहीं करता, जब तक कि वो मुझे ऑब्जर्व करता रहता, कहता है जैसे स्टैमरिंग है यानी मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ। कोई मेरे पास आकर बैठता है तो ये तो सोशल फियर है ना, जो मुझे अंदर से पता है। वो अपने सोशल स्फीयर को इसी तरह से, फिर आपने कहा कि अच्छा जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उससे आप देखना है कि मैं कोई क्या सोशल क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ। आपके सामने बहुत सारे ऐसे कुछ सोशल क्लब्स हो सकते हैं। मैं वॉलंटियर कहीं पे काम करना शुरू कर दूँ, और मैं कहीं पर ऐसे जहाँ पर मुझे खुद से मौका मिले, जहाँ पर मैं जाऊँ और मैं जाकर बात, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ अपने लिए। मैं मुझे सेट करता चला जाऊँ। अगेन ये वही बात आ गई, एक तो वो है कि जी। स्पेसिफिक सिचुएशंस की लिस्ट बनाकर वो करे, और उसके बाद फिर वो अपने लिए सोशल गोल्स बना लेना। अब मैंने ये भी करना है, अब मैंने ये भी करना है, मैंने हर जगह पंगा लेना है। मीन्स मुझे ऐसे। वॉलंटियर करना बहुत अच्छा लगता है, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं कहीं पर जा सकता हूँ, किसी हॉस्पिटल में जाकर मैं वॉलंटियर में इंटर्नशिप कर सकता हूँ, तो देखिए ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। मैं कहीं पे मोटिवेशनल स्पीकर के लेक्चर जाकर सुनना शुरू कर देता हूँ, तो ये भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर फिर बहुत कुछ आ जाता है। तो कई दफा ऐसा होता है ना कि आपके लिए क्या इन्फ्लुएंशियल है, कई दफा आप रेंडमली या सोशल मीडिया पे किसी को सुन रहे होते हैं और आप उसकी बात आपको क्लिक कर जाती है। ऐसे ही। ठीक है। बस ये देखें कि डीमोटिवेशन जो है वो बेसिकली वो उसी डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, और कहीं ना कहीं कि ऐसा होता है आपको खुद नहीं पता होता कि वो बर्फ का एक तोदा बन चुका होता है, जिसके अंदर बहुत सारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो छुपे बैठे होते हैं। उस बर्फ के तोदे को पिघलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऊपर हकलाहट है और नीचे बहुत कुछ है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप कहेंगे एक को पकड़ पकड़ के मैं खत्म करूंगा तो वो तब ऐसे खत्म होगा, उसके लिए कोई मैकेनिकल कोई तरीका है? वो ऐसा नहीं है। वो जैसे जैसे आप उठेंगे, खड़े होंगे, बाहर निकलेंगे, और वो ऐसा ऐसा खुद बहुत खत्म होता जाएगा। डीमोटिवेशन से तो आप ऐसा समझ लें कि एक सेकेंडरी है। डीमोटिवेशन क्यों होती है? इसी वजह से होती है कि उन नेगेटिव इमोशंस की वजह से ही होती है। उनको खत्म करने का तरीका, वाहिद तरीका ये है कि उठ जाएं, खड़े हो जाएं, फेस करें, और जो जो थेरेपी आपने सीखा है उसको अप्लाई करें। या आज तक इतने सालों तक थेरेपी, क्योंकि मेरे दोस्त ने थेरेपी ली थी या मेरे एक जानने वाले ने ली थी, उसने कहा था कोई फायदा नहीं, ना थेरेपी, थेरेपी में ना जाना। तो आप ये भी तो देखिए उसको थेरेपी से इफेक्ट क्यों नहीं आया। ऐसे पता नहीं उसने उन टेक्निक्स को सही अप्लाई भी किया था कि अप्लाई नहीं किया था। ही। जी मैडम, आपने मैडम बड़ा अच्छा जो है वो टिप्स दी हैं, और उससे मुझे ख़ास तौर पे काफ़ी कुछ जो है वो नया अ, अ, सीखने को मिला है। और जो लोग ये देख रहे हैं और इन फ्यूचर में देखेंगे, उनको भी इंशाल्लाह जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ख़ुद को बेहतर करने का जो है वो मौका जो है मिलेगा। अपने जो खौफ के खौल से बाहर आके और स्टैमरिंग को साथ लेके अपनी लाइफ को जो है एक बेहतरीन अंदाज से जो है वो ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो
मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज जो है इतना टाइम दिया और इतनी जो है ज़ेर हासिल जो है वो गुफ्तगू की, और सवालों के जवाब में आपने हमें जो प्रॉपर जो है वो गाइड किया। मैं आपका पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन की तरफ से जो बहुत शुक्र गुजार हूँ, और इंशाल्लाह मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। और दूसरा, क्योंकि अगर इतने सालों का जो तजर्बा है, वो देखते हुए भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये भी तो एक बेहतरी है ना, ये भी एक अवेयरनेस है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेस्ट विशेस टू यू। और इस लिहाज से भी बहुत अच्छा लगा कि इस फोरम पर आकर बात करना, और बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है। और दूसरा, सबसे मैं सिर्फ लास्ट में एक चीज़ ज़रूर एक पॉजिटिव नोट पे एंड करूंगी। आप ये देखें, जो आप एज इंडिविजुअल आप सब देखें कि हम वॉरियर हैं। तो जो वॉरियर स्पिरिट होती है ना, फाइटर जो क्या कहते हैं ना, फाइट जो स्पिरिट होती है, जिंदगी आपकी जिंदगी कैसे गुजारते हैं ना, ये बहुत मीनिंगफुल होती है। क्योंकि जब आप एंड में भी अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन कर रहे होंगे ना, पीछे मुड़ के देख रहे होंगे, तो वो ये मायने नहीं रखता मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैंने इतना बड़ा घर बना लिया। वो आपके अंदर से सेटिस्फैक्शन, लाइफ सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होती है। मैंने कोशिश की, मैंने हार्ड वर्क किया। और हाँ, हम जिंदगी का जो मयार है ना, वो अब लोगों के मयार पे नहीं तय तय हमें करना चाहिए। कितना सा कुछ मैं कर लूंगा तो वही सारा कुछ है। मेरा भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, ये इतना कर रहा है, या मेरे कजन ये कर गए हैं, या मेरे फैमिली के मेरे हम उम्र जो दोस्त है वो ये इतना ना कुछ कर गए हैं। अचीवेबल जो अचीवमेंट वही होती है जो आप कर रहे हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि ये टाइटल तो हमने सोचा है ना कि ये करना है, और हमने फिर फिक्स किए हुए हैं। वो आप समझ लें, हम तो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इसलिए हमारे माँ बाप जो स्पेशली जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यही सोचा होता है कि हमारा बच्चा ये करेगा, इसमें उसको अच्छी नौकरी में, सरकारी नौकरी में आ जाए, ये कर लेगा। तो ये बाज़ हमारे ना लाइफ के स्टैंडर्ड्स वहां से भी आते हैं। तो आपने बस ये उस वक्त देखते हैं कि मेरी लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट। हम तो बहुत सारी अपनी ऐसी वैल्यूज हैं लाइफ की जो हम मिस कर देते हैं। आप ये देखें कि खुश होने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। वो आपकी ज़हनी जो सेहत के ऊपर बहुत मुस्बत असर रखता है। फैमिली, मेरे रिलेशनशिप, मेरी फिजिकल हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस, मेरे रिलेशनशिप, उसके अलावा डेफिनेटली मेरा कैरियर, मेरी एजुकेशन। और वो सिर्फ डिग्री से नहीं आती है, सीखने का अमल मेरा जारी रहे। तो कहते हैं जिससे मुझे जिंदा होने का एहसास होता रहे, और एंड में आप कहेंगे मैंने तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है। वो क्योंकि मैं अपने आप को उस तरह से कामयाब देख रहा हूँ। तो जब ये आप सोचेंगे तो फिर आप कहेंगे तो सिर्फ ये है कि मेरे साथ चल रहा है। इसको मैं एक बड़े अच्छे एक थेरेपिस्ट हैं, उनकी थेरेपी अप्रोच ब्रेटन फेल्ट की मैं यूज करती हूँ, कि उन्हें उसमें बड़ी अच्छी अपने मैनुअल में एक बात लिखी है कि जो स्टैमरिंग है वो आपके साथ साथ चलती है। आप उसको अपना एक एग्जाम्पल दोस्त बना लें, फ्रेंड बना लें। आप कहेंगे कि चलो ये मेरे कंपेनियन की तरह मेरे साथ साथ चल रहा है। किसी को साथी कहते हैं ना, तो फिर आप उससे जो है वो अवर्जन नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, चल रही है, तो आप में जल्दी एक्सेप्टेंस आती है। ठीक है, और वो होता है ना कि बस जल्दी से सब कुछ हो जाए, मुझे स्टैमरिंग ही नहीं होनी चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो वो भी बड़ा अनरियलिस्टिक है। हो जाएगी तो फिर क्या होगा, होगा। और दूसरा, आप ये देखें मेरे हाथ में क्या है, क्योंकि मैं तो फाइटर हूँ, मेरे हाथ में मेरे वेपन्स क्या हैं, मेरी वो टेक्निक्स हैं जिनसे मैं फाइट कर सकता हूँ। बिल्कुल मैडम, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। सेशन का टाइम तो था कम, लेकिन आपसे काफ़ी हमने जो है वो आज ज़्यादा टाइम ले लिया, और इतना कुछ आपसे सीखने का जो है वो मौका मिला। एक बार फिर मैडम थैंक यू सो मच। आपके हम जो है वो ममनून हैं और शुक्र गुजार हैं, और हमें आज आपसे जो बहुत ज़्यादा जो है वो सीखने का जो है वो मौका मिला। थैंक यू सो मच, और अहमद, इंशाल्लाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू मैडम। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।